नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की कवायद शुरू, जाने पूरी तैयारी। जाने लखनऊ IITR से किसे दिया गया 75 शीर्ष महिलाओं में स्थान। IIT कानपुर सिखाएगा साइबर अपराधों से लड़ने की तकनीक, शुरू किया जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स। ताज महोत्सव में आगरा किले में सजी महफिल देखने में मिला कला, शिल्प और व्यंजनों का संगम। काशी मंदिर मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29 मार्च से जारी रहेगी सुनवाई, जाने पूरा मामला। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य साल 2024 और 25 तक रखा है। प्रधानमंत्री के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लानी काफी जरूरी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की मुहिम साल 2020 में शुरू की थी, जिसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें डेलॉयट, बोस्टन कंसल्टिंग, IIM लखनऊ और ग्रैंड थॉर्टन जैसी 8 कंपनियों ने दिलचस्प दिखाया था, लेकिन तब ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। प्रदेश सरकार ने अब इसके लिए नई अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना के मुताबिक कंसल्टेंट कंपनियां 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। टेक्निकल बिड 18 अप्रैल को खोले जाएंगे। योजना विभाग के मुताबिक पिछले 5 सालों में कोरोना संकट के बावजूद प्रदेश की इकोनॉमी दुगनी से अधिक पहुंच चुकी है। वित्त वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश की GDP 21.74 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2020 और 21 में प्रदेश की अनुमानित GDP 19.40 लाख करोड़ रुपए रही थी। ऐसे में सरकार को अगले 5 साल यानी वित्त वर्ष 2026 और 27 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी GDP में 4 गुना वृद्धि करनी होगी। अगर प्रदेश सरकार की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की संभावनाओं को देखें तो ये आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अर्थव्यवस्था के रूप में ये देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ उद्योग धंधों के विकसित होने की काफी संभावनाएं हैं। वहीं यहाँ पर मानव श्रम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बता दें, इसमें कंसल्टेंट को देश के 3 शीर्ष राज्यों और दुनिया के उन 3 देशों में लागू किए गए जहां ढांचागत, संस्थागत, आर्थिक और सुशासन संबंधी सुधारों और उनके नतीजों की तुलना करनी होगी, जिनकी उत्तर प्रदेश से समानता है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राष्ट्र निर्माण से जुड़ी तमाम हस्तियों को उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च यानी कि IITR की सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय को देश की शीर्ष 75 महिलाओं में स्थान दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने इसकी घोषणा की। उनकी इस उपलब्धि ने लखनऊ को गौरवान्वित कर महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। अब आइए जान लेते हैं कि कौन है डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय। डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च यानी कि IITR की सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। इनके शोध का प्रमुख क्षेत्र न्यूरो साइंस है, जिसमें उन्होंने न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी और न्यूरो डिजेनरेशन पर अध्ययन कार्य किया है। उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से धातुओं के मिश्रण और पेस्टिसाइड के मस्तिष्क पर टॉक्सिक प्रभावों को लेकर गहन अध्ययन कार्य किया है। इसमें उन्होंने आर्सेनिक और मस्तिष्क पर उनके दुष्प्रभाव की गहन अध्ययन कार्य किया है। इसके अतिरिक्त अल्जाइमर जैसी बीमारी पर भी इन्होंने काम किया है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। आज के जमाने में साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम रोकने और इससे लड़ने की तकनीक क्या है, ये अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT की ENITC एकेडमी सिखाएगी। बता दें, एकेडमी ने साइबर सिक्योरिटी के तहत सर्टिफाइड एथिकल हैकर नाम से एक नया कोर्स शुरू किया है। छात्र छात्राओं को उन सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस की जानकारी दी जाएगी जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी करते हैं। छात्र छात्राओं को साइबर हमले से निपटने के गुण भी सिखाए जाएंगे। साथ ही कोर्स के दौरान विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर और सिस्टम सुरक्षा को भी कवर करना बताएंगे। इसमें कंट्रोल हाईजैक्ट अटैक, बफर ओवरफ्लो, मेमोरी की सुरक्षा, ब्राउजर बाईपास की तकनीक भी शामिल है। साइबर सिक्योरिटी ब्रीचिंग का पता लगाने वाले डिवाइसेस, नेटवर्क डिफेंस डिवाइसेस और प्रोग्राम आधारित तकनीक की जानकारी दी जाएगी, जिससे हैकर का भी पता लगाया जा सकता है। सिलेबस में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की नेटवर्क और वेब सिक्योरिटी को भी कवर किया जाएगा। स्टूडेंट्स TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी सुरक्षा मुद्दों के बारे में जानेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स को मोबाइल प्लेटफॉर्म में सुरक्षा की तकनीक भी सिखाई जाएगी।
बता दें, इस कोर्स की फीस महज 15,000 रुपए तय की गई है। इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का छात्र या प्रोफेशनल होना जरूरी होगा, ताकि उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक जानकारी न देनी पड़े। कंप्यूटर साइंस के शिक्षक भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। 20 मार्च से शुरू हुए ताज महोत्सव के चलते आगरा किले में कला, शिल्प और व्यंजनों का संगम देखने को मिला। महोत्सव में आगरा किला रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा, जहां एक और प्रसिद्ध कव्वाल असलम साबरी ने कव्वालियों से श्रोताओं को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं अंशुमन महाराज ने सरोद वादन किया। महोत्सव में पद्मश्री लोक नृत्यांगना गुलाबो देवी ने अपने 20 सदस्यीय दल के साथ राजस्थानी लोकगीतों की धुनों पर कालबेलिया, घूमर और बंजारा नृत्यों की प्रस्तुति देकर वाहवाही लूटी। आगरा के ताज महोत्सव में देश के कोने कोने से शिल्प कलाकार अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। इनमें से ही एक बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले धर्मेंद्र राय ने जूट की रस्सी से बने टेबल लैंप, पेन स्टैंड और फ्लावर पॉट सबके आकर्षण का केंद्र बना रहा। इनकी कीमत सिर्फ 200 रुपए से शुरू होती है। ये देखने में बेहद सुंदर लगते हैं। कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से रंग जमा रहे हैं, तो शिल्पियों के हुनर को कदरदानों की दात मिल रही है। ऐसे में जायके की बात ना हो तो कुछ अटपटा सा लगता है। महोत्सव में पेट पूजा के लिए वेज से लेकर नॉन वेज तक के स्टॉल मौजूद हैं। बता दें, ये महोत्सव 20 से 29 मार्च तक चलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगरा पर्यटन विभाग टूरिज्म बढ़ाने के लिए हर वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। ताज महोत्सव का उत्सव 1992 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत के पर्यटन को बेहतर बनाना है। 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग थीम रखी गई है। और अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी और आखिरी खबर की ओर। अयोध्या के बाद अब काशी मंदिर मस्जिद विवाद के जल्द सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। अब मामले के जल्द निपटारे के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर दाखिल याचिकाओं की 29 मार्च से लगातार सुनवाई जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि शिकायत के तथ्यों से स्पष्ट है कि भगवान विश्वेश्वर का मंदिर प्राचीन काल यानी कि सतयुग से अस्तित्व में है और स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर उस विवादित ढांचे में विराजमान है। इसलिए विवादित जमीन स्वयं में भगवान विश्वेश्वर का एक आंतरिक भाग है। कहा गया कि मंदिर का आकार चाहे जो भी हो, भूतल का तहखाना अब भी वादी के कब्जे में है, जो 15वीं शताब्दी से पहले बने मंदिर का ढांचा है। साथ ही उस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र जो 15 अगस्त 1947 के दिन था वैसा ही बना हुआ है। इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। वाराणसी की स्थानीय अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का भौतिक सर्वेक्षण करने के लिए 2 हिंदू, 2 मुस्लिम सदस्यों और 1 पुरातत्व विशेषज्ञ की 5 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्षकारों ने इस आदेश पर असहमति जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। बताते चले, ज्ञानव्यापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने आदि को लेकर वर्ष 1991 में मुकदमा दायर किया गया था। मामले में निचली अदालत व सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ 1997 में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट से कई वर्षों से स्टे होने से वाद लंबित रहा। 10 दिसंबर 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी की अदालत में आवेदन देकर अपील की थी कि ढांचा स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए निर्देशित किया जाए। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी।